चलो तो आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट बहुत बड़ा यूनिट था, चलो ख़त्म हुआ वो। आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं, लिमिट। थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं, लिमिट, है ना। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के लिमिट के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या डेफिनेशन है इसका। लेट f from d to r be a function. Let f from d to r be a function, and a belongs to r. A belongs to r is a limit point of d. Limit point of d, सेट का लिमिट पॉइंट है। बाय लिमिट पॉइंट वी मीन दैट, लिमिट पॉइंट का मतलब ये होता है कि दैट इज there exists infinitely many elements of d, infinitely many elements of d in every neighborhood of a। ठीक है, एक आप कोई भी नेबरहुड लो, ए के हर छोटे से छोटे नेबरहुड में भी डी के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हों। अगर ए के छोटे से छोटे नेबरहुड में भी डी के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं तो ए को डी का लिमिट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ए को डी का लिमिट पॉइंट कहते हैं। सो ए बिलोंग्स टू आर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी, देन limit of function f at a is defined as a real number, L, where for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that 0 is less than mod of x minus a less than delta implies mod of fx minus L less than epsilon. 0 is for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of x minus a lies between 0 and delta implies fx minus L lies between minus epsilon to epsilon। ठीक है, या mod of fx minus L is less than epsilon। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी x और a के बीच का डिस्टेंस, आपको याद होगा मॉडुलस मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, मॉड ऑफ a माइनस बी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b। तो इसीलिए मॉड ऑफ x माइनस a की वैल्यू जब भी डेल्टा से छोटी होगी, ठीक है, जब भी मॉड ऑफ x माइनस a की वैल्यू डेल्टा से छोटी होगी मतलब x और a के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा होगा। इसको आप ऐसे कह सकते हो, जब भी x a के डेल्टा नेबरहुड में आएगा, जब भी x a के डेल्टा नेबरहुड में आएगा fx l के एप्सिलन नेबरहुड में आएगा। मतलब fx और l के बीच का डिस्टेंस एप्सिलन से छोटा होगा। ठीक है, जहां पर डेल्टा एप्सिलन का फंक्शन होगा। आप एप्सिलन चेंज करते जाओगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली डेल्टा भी बदलता जाएगा। अलग अलग एप्सिलन के लिए आपको अलग अलग डेल्टा मिलता जाएगा। समझ गए, अलग अलग एप्सिलन के लिए आपको अलग अलग डेल्टा मिलता जाएगा। मतलब हर एप्सिलन के लिए आपको एक ऐसा डेल्टा मिलेगा कि जब भी x और a के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा हुआ, ठीक है, वैसे ही fx और l के बीच का डिस्टेंस एप्सिलन से छोटा होने लगेगा। ठीक है, एप्सिलन से छोटा रहेगा।
मतलब जैसे x और a नजदीक आएंगे fx और l भी आपस में नजदीक आए। अगर ऐसा होता है तो लिमिट x टेंस टू a fx बराबर l कहलाता है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग we denote it by limit x tends to a fx is equal to l। देख लो यहां पर x को a के बराबर होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। x इज नॉट इक्वल टू a, x को a के बराबर होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेफिनेशन देखो, ये 0 इज लेस देन ऐसा क्यों लिखा गया? हम लोग जानते हैं कि जब भी मॉड होता है, मॉड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो इसीलिए इसके दो पार्ट बन गए, एक मॉड ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन 0 और दूसरा मॉड ऑफ x माइनस ए इक्वल टू 0। इसे एक्सेप्ट करना है, इसे नहीं लेना है, तभी तो है 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस ए। यहां पर इक्वलिटी मिसिंग है। अगर इक्वलिटी भी डाल देते तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है। बट 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ x माइनस ए का मतलब सिर्फ इतना है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू a, x शुड नॉट बी इक्वल टू a। लिमिट निकालने के लिए x को a के बराबर करने की कोई जरूरत नहीं होती। लिमिट फाइंड आउट करने के लिए x को a के बराबर करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप डेफिनेशन में देखो, x a के नेबरहुड का एक पॉइंट होता है, x बराबर a नहीं होता। x a के नेबरहुड का पॉइंट होता है, x इज नॉट इक्वल टू a। तभी यहां पर 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a कहा जा रहा है। 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a कहा जा रहा है। समझ गए? तो इस L को हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं एज x टेंस टू a। सो इसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं और लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। समझ गए डेफिनेशन आप? कौन किसे इंप्लाई करता है, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनी मर्जी से क्या चुनोगे? एप्सिलन। आप अपनी मर्जी से एप्सिलन चुनोगे। डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलन। डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलन। तो आप जो भी एप्सिलन चूज करोगे उसके लिए ऐसा आपको एक डेल्टा मिलेगा कि जब कभी भी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू a के डेल्टा नेबरहुड में होगी, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू जो होगी वो l के एप्सिलन नेबरहुड में होगी। ठीक है, आप एक एग्जांपल देख सकते हो सिंपल सा। मान लो मैंने कहा कि भाई लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 4 होता है। बिल्कुल सही बात। अब देखो, सो फॉर एवरी एप्सिलन ग्रेटर देन 0 लेट एप्सिलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। मान लो कि मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी एप्सिलन ग्रेटर देन 0 ले लिया, ठीक है, एप्सिलन ग्रेटर देन 0 ले लिया। अब देख सकते हो यहां पर कि भाई मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एप्सिलन, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल का मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 माइनस 4, ऐसा ही होता है। एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन x माइनस 2, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, which is equal to mod of x minus 2. So this expression mod of fx minus l is nothing but mod of x minus a. दोनों सेम ही हो गए। देख सकते हो, mod of fx minus l is nothing but mod of x minus a. So for every epsilon greater than 0 there exists delta बराबर एप्सिलन ही। डेल्टा और एप्सिलन इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन से इक्वल हो गए। तो इसी कारण से डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलन सच दैट मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन डेल्टा implies
mod of fx minus 4 less than epsilon. Therefore, limit as x tends to 2, limit of x square minus 4 upon x minus 2 equals to 4. देखो आपने mod of fx minus l को mod of x minus a के फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है. जैसे ही mod of fx minus l को आप mod of x minus a के फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, उसके बाद जब भी mod of x minus a लेस देन डेल्टा होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आप mod of fx minus l लेस देन एप्सिलॉन दिखा पाओगे. ओके बच्चों, mod of fx minus l लेस देन एप्सिलॉन दिखा पाओगे. एक बच्चे ने कहा सर डेफिनेशन लगाने के लिए एल पहले से पता होना चाहिए. यही तो प्रॉब्लम है इसकी, बट यही सच है. डेफिनेशन लगाने के लिए आपको एल पहले से पता होना चाहिए, अदरवाइज आप डेफिनेशन कैसे अप्लाई कर पाओगे, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल कैसे अप्लाई कर पाओगे. तो यही तो इसका ड्रॉबैक है इस डेफिनेशन का. ये डेफिनेशन दिखाने के लिए, डेफिनेशन यूज करने के लिए एल पहले से पता होना चाहिए. मतलब अगले को आपको नंबर देकर बताना होगा क्या इस पर ये लिमिट ये है, क्या इसका लिमिट 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है, क्या 5 है. ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और एक वैल्यू ऐसा होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा तो वही इसका लिमिट कहलाएगा. यही तो इस डेफिनेशन का ड्रॉबैक है. ओके, कि एल पहले से पता होना पड़ेगा. अच्छा, दूसरी बात, एक बच्चे ने कहा कि सर ये वाला रिपीट कर लो. आप देखो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए आ चुका है. इसका मतलब कि अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस ए एल भी डेल्टा से छोटा होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं. तो ये डेल्टा से छोटा हुआ, ये इसके बराबर है, तो ये भी डेल्टा से छोटा होगा. इसीलिए आप डेल्टा बराबर एप्सिलॉन ही तो मानोगे. इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि आप जो मर्जी एप्सिलॉन चूज कर लो, उस एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा और कैसा होगा, एप्सिलॉन के बराबर होगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. डेल्टा मिलेगा और वो एप्सिलॉन के बराबर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. समझ गए? क्लियर है ना बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, डन सर, क्लियर है. अब हम लोग आगे देखते हैं. कि जैसे ही आपने यहां पर देखा, कि भाई अब आप यहां पर देख रहे हो कि अब अगले पॉइंट पे आते हैं, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, इनकी बात करते हैं, RHL एंड LHL. देखो, जब आप कहते हो कि भाई मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, 0 mod of x minus a less than delta implies mod of fx minus l less than epsilon. यही कहते हो. तो इसके जो mod of x minus a less than delta का मतलब क्या है कि x minus a, ठीक है, mod of x minus a, इसका मतलब यही हुआ ना कि x minus a lies between minus delta and delta. एंड जाहिर सी बात है x इज नॉट इक्वल टू ए, तभी यहाँ पर 0 इज लेस देन हुआ है. x इज नॉट इक्वल टू ए इम्प्लाइज fx माइनस एल लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन. अब इसको दो पार्ट में, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इधर से इधर ले आओ, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा implies, and x is not equal to a, implies fx belongs to l minus epsilon to l plus epsilon. जब x a के डेल्टा नेबरहुड में होगा तो fx l के एप्सिलॉन नेबरहुड में होगा, उसकी फंक्शन वैल्यू fx l के एप्सिलॉन नेबरहुड में होगी. तो इस तरह से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो. अब x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा एंड x इज नॉट इक्वल टू a को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो. इसे आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो. एक तो हो गया x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा
a माइनस डेल्टा टू a, और दूसरा हो गया x बिलोंग्स टू a टू a प्लस डेल्टा, a टू a प्लस डेल्टा, मतलब a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा को, ठीक है, हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक तो a से लेफ्ट साइड वाला पार्ट और दूसरा a के राइट साइड वाला पार्ट, ठीक है। और फिर हम लोगों ने पूरे इसमें निकालने की जगह हम लोगों ने इसमें फाइंड किया और इसमें फाइंड किया। तो इसमें जो आपको मिलता है लिमिट, उसे इसमें जो मिलेगा उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे और इसमें जो मिलेगा उसे राइट हैंड लिमिट कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो मिलेगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा, राइट हैंड साइड में जो मिलेगा वो राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे दिखाते हैं? लिमिट x टेंस टू a माइनस, a माइनस का मतलब a के लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx कहो, या फिर लिमिट x टेंस टू, लिमिट h टेंस टू, क्या पहले इसको, दिस इज इक्वल टू, मान लो नाम दे दिया L1, और लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h, एक ही बात है, बराबर L1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, x टेंस टू a माइनस fx, या फिर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, मतलब h जो है वो पॉजिटिव रहते हुए 0 की तरफ जा रहा है। अगर h पॉजिटिव रहते हुए 0 की तरफ जा रहा है तो माइनस h तो नेगेटिव हो जाएगा ना, h अगर पॉजिटिव है तो माइनस h नेगेटिव हो जाएगा, और इस कारण से a माइनस h a से छोटा हो जाएगा। और हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, मतलब a से छोटे रियल नंबर पे बात करनी है, तो इसीलिए हम लोग a माइनस h ले सकते हैं। तो जब भी h पॉजिटिव होगा f ऑफ a माइनस h, आपको इसकी लिमिट जो होगी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट देगी, ठीक है, इससे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हो, इसको डिफाइन करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, so L1 is said to be left hand limit LHL of f at x is equal to a, at x is equal to a, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है L1 at x is equal to a if limit, या if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that a minus delta less than x less than a implies mod of fx minus L1 less than epsilon, mod of fx minus L1 less than epsilon। x की वैल्यू a के लेफ्ट साइड से लें तो जो लिमिट मिलता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। अगर x की वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड साइड से लिया और तो जो आपको लिमिट मिला वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, समझ गए? वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट निकालते समय आपको क्या दिखेगा? राइट हैंड लिमिट में RHL, राइट हैंड लिमिट या RHL बराबर लिमिट h टेंस टू या लिमिट x टेंस टू a प्लस fx विच इज दिस इज इक्वल टू L2 नाम दे दो, या फिर आप इसे कह सकते हो कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h। वहां पर देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हो चाहे राइट हैंड लिमिट लिया हो, h को हमेशा पॉजिटिव साइड से लेकर चल रहे हैं,
ठीक है, और एफ ऑफ ए माइनस एच लिया, यहाँ पर ए माइनस एच लिया, यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच लिया, क्योंकि अगर एच पॉजिटिव है, एच अगर पॉजिटिव है तो ए प्लस एच जो होगा वो ए से बड़ा होगा। ठीक है, एच अगर पॉजिटिव था तो माइनस एच नेगेटिव हो जाता था और ए माइनस एच ए से छोटा हो जाता था। यहाँ पर एच पॉजिटिव है तो ए प्लस एच ए से बड़ा हो जाएगा, और इस कारण से आप इसे देख सकते हो कि ये जो a प्लस एच है ए से बड़ा है तो ए के राइट साइड में है, तो इस साइड से जो लिमिट आएगी वो राइट हैंड लिमिट कहलाएगी L2। तो इसको नाम दे दिया L2। और कैसे डिफाइन करोगे? एग्जैक्टली सेम मैनर में। सो L2 इज said to be right hand limit RHL of f at x is equal to a if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that whenever x lies between a and a plus delta mod of fx minus l लेस देन एप्सिलन। यहां पर तो fx इधर ये लेफ्ट से जाएगा तो जरूरी थोड़ी है कि fx भी l के लेफ्ट से जाएगा, fx तो कैसे भी जा सकता है, तो यहां पर तो मॉड ही अप्लाई होगा और l नहीं L2 fx माइनस L2 लेस देन एप्सिलन। आई बात समझ में? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर आप उस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हो, भाई एक्स लिमिट पॉइंट है, एक्स लिमिट पॉइंट है ए का, तो इसका ए लिमिट पॉइंट है डी का, डोमेन का, तो जाहिर सी बात है कि इसके छोटे से छोटे नेबरहुड में आपको इसके इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर इस साइड भी इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं और इस साइड भी इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, अगर दोनों साइड इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब ऐसे देख लो कि सिंस ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी, सो फॉर एवरी एप्सिलन ग्रेटर देन 0 या फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 a minus delta to a plus delta has infinitely many elements of D, infinitely many elements of D। ठीक है, डोमेन के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे। डोमेन के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स क्यों चाहिए? क्योंकि फंक्शन तो सिर्फ डोमेन के पॉइंट्स पर ही तो डिफाइंड होता है। जो एलिमेंट डोमेन का नहीं है उस पर फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे? तो उन पॉइंट्स पर fx माइनस L1 या fx माइनस L2 एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर fx एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी कारण से तो हम लोगों ने लिमिट पॉइंट लिया है। ठीक है, अब लिमिट पॉइंट में भी एक प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर मान लो आपने कहा कि a का लिमिट पॉइंट है, ये a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा है, a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा है, आपको इधर भी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिल रहे हैं और इधर भी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिल रहे हैं, दोनों साइड में मिल रहे हैं। इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है, दोनों साइड में इनफाइनाइट है। तब तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ कैन बी कैलकुलेटेड, बोथ कैन बी कैलकुलेटेड। अगर दोनों साइड में आपको इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिल रहे हैं तब तो दोनों साइड के आप लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हो। ये अलग बात है कि वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, क्या वैल्यू रखेगा, ठीक है, ये सारी कहानी अलग है, लेकिन कैलकुलेट तो किया जा सकता है क्योंकि दोनों साइड में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। अगर राइट हैंड साइड रब कर दूं बच्चों, राइट हैंड साइड रब कर दूं, यस, ओके। अब अगर मान लो ये आपने कहा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इस साइड में कोई पॉइंट ही ना हो या फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हों
ये इधर फाइनाइट हो और इधर इनफाइनाइट हो। अगर एक साइड में फाइनाइट हो दूसरे साइड में इनफाइनाइट हो, देन इस केस में राइट हैंड लिमिट कैन बी कैलकुलेटेड, but left hand limit cannot be obtained। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाल सकते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में तो ए के लेफ्ट हैंड साइड में तो फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, उस पर आप लिमिटिंग केस कैसे बता सकते हो? सो लेफ्ट हैंड लिमिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और अगर ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा का जो नेबरहुड है इसमें इधर इनफाइनाइट हो और इस साइड फाइनाइट हो, तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैन बी कैलकुलेटेड बट राइट हैंड लिमिट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। राइट हैंड लिमिट को आप नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकाल सकते हो? एलिमेंट्स ही फाइनाइट है और दोनों साइड फाइनाइट तो हो ही नहीं सकते हैं। अगर दोनों साइड फाइनाइट हो गए किसी भी एक नेबरहुड में, तब तो ये लिमिट पॉइंट कैसे कहलाएगा? लिमिट पॉइंट होने के लिए जरूरी है कि ए के हर नेबरहुड में डी के इनफाइनाइट पॉइंट्स हों। अब अगर इस नेबरहुड में इधर भी फाइनाइट हो जाए इधर भी फाइनाइट हो जाए, तो फाइनाइट यूनियन फाइनाइट तो फाइनाइट होता है, तो इसका मतलब इसके एक नेबरहुड में सिर्फ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं डी के, तो फिर ये लिमिट पॉइंट कैसे कहलाएगा? इसीलिए अगर ये लिमिट पॉइंट है तो ये वाली बात तो नहीं हो सकती कि किसी नेबरहुड में दोनों साइड फाइनाइट एलिमेंट्स हो, दोनों साइड डी के फाइनाइट एलिमेंट्स हो। इसीलिए ये केसेज हुए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, क्या होते हैं? ठीक है, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड से बढ़ते हुए कैलकुलेट करते हो तो राइट हैंड लिमिट। आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं, आप देखो। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, सिंपल सा एग्जांपल है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है? इन्हीं दिनों के लिए तो हम लोगों ने ग्राफ की पढ़ाई की थी। फंक्शन में इतना टाइम जो इन्वेस्ट किया, वेस्ट नहीं होता है, इन्वेस्ट होता है। फंक्शन में जो हम लोगों ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया उसका यही तो काम था। यह है आपका एफ एक्स बराबर 1/x। अब देखो, सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/x क्या होगा? अगर जीरो की तरफ, जीरो तो डोमेन में है ही नहीं, और इसीलिए तो आपने देखा था कि 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा होता है कि भाई x बराबर a होना कोई रिक्वायर्ड नहीं है लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, x बराबर 0 डोमेन का पॉइंट ही नहीं है, बट कोई इशू नहीं है, हमें तो लिमिट निकालना है, उसमें x बराबर 0 होना जरूरी थोड़ी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए जब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, आप लेफ्ट साइड से 0 की तरफ जाओगे, अगर x लेफ्ट साइड से 0 की तरफ जाएगा तो fx किसकी तरफ जा रहा है? ग्राफ देखो, fx किसकी तरफ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। एंड सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट क्या होगा? राइट हैंड लिमिट जब x राइट हैंड साइड से 0 की तरफ जा रहा है तो ये देखो किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ, सॉरी इन्फिनिटी की तरफ। तो इसीलिए दिस लिमिट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आई बात समझ में? एफ एक्स बराबर 1/x के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड मिटा दूं, ये नो क्या है? सेकंड देख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर लिया, तो अब आप एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर में देख सकते हो कैसा ग्राफ होता है। ऐसा होता है। अब इस केस में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स या 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, इस केस में भी इन्फिनिटी है। x जब 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, एफ एक्स जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स 1/x स्क्वायर, ये भी इन्फिनिटी।
देखो इस साइड से जब x 0 की तरफ जा रहा है तो 1/x², इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इस बार दोनों साइड से इन्फिनिटी हुआ। fx इज इक्वल टू cot x, fx इज इक्वल टू cot x हम लोग बनाते हैं। fx इज इक्वल टू cot x, देखो कैसा होता है, ऐसा होता है। अब जरा देखो fx बराबर cot x में जब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कॉट एक्स होता है, ये 0 है, तो जब x 0 की तरफ जा रहा है नेगेटिव साइड से, लेफ्ट साइड से, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी। एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस जब होता है पॉजिटिव साइड से, जब इस साइड से जाते हो कॉट एक्स को लेकर, तो ये क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। देखो इस साइड से 0 की तरफ जा रहे हो तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, tan x में यही काम π/2 पर होता है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एग्जाम्पल देख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x उठा लो। एफ एक्स इज इक्वल टू tan x अगर आप लेते हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू tan x में कैसा ग्राफ होता है, ऐसा ही होता है। ये पॉइंट मान लो π/2, सो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस π/2 की तरफ अगर आप लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो एफ एक्स tan x कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस जब राइट हैंड साइड से आप इसकी तरफ जा रहे हो, x जब राइट हैंड साइड से π/2 की तरफ जा रहा है तो tan x कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो उस केस में tan x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। आप लेते हो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स। तो मैंने आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ अगर आप देखो, या चलो ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ। ये वैल्यू -1 होती है और ये 1। आप जानते हो कि जब तक x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, जब तक x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तब तक तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तब तक साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जब तक साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। जैसे ही साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में 1 है तो उसकी वैल्यू भी 1 है। जब तक इसके अंदर का एक्सप्रेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का एक्सप्रेशन 0 से 1 के बीच में है, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, तब तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। और जब ये 0 से -1 के बीच में जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ऐसी वैल्यू रखेगा ये, इधर भी यहां से शुरू करके ऐसा। अब मैं इसे मिटा देता हूं। ये ग्राफ हम लोगों ने जब हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे, जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तो देखा था। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 2 पाई,
ये माइनस पाई पर 0 हो जाएगा। इस टाइप से जब ये बीच में कहीं -π/2 ये ग्राफ है। अब जरा देखो, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। देखो आप 0 की तरफ नेगेटिव साइड से जाओगे तो फंक्शन कहाँ पे है? -1 पे। देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x -1 पे है, और जैसे ही आपने x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x कहा, पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ जा रहे हो, तो आप देख रहे हो ग्राफ यही तो है, यही तो पार्ट है इधर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। राइट हैंड साइड से तो ये कांस्टेंट फंक्शन 0 है, लेफ्ट हैंड साइड से ये कांस्टेंट फंक्शन -1 है लेफ्ट हैंड नेबरहुड में। तो इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बराबर -1, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बराबर 0। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाला रब कर दूं। एक बच्चे ने कहा सर tan वाला एग्जाम्पल रिपीट कर दो। ये tan x का ग्राफ है ना, ये tan x का ग्राफ है, ये तो जानते हो। मैंने, एक बच्चा बोल रहा है π/2 क्यों लिया? क्योंकि मुझे दिखाना था दोनों साइड में अलग अलग टाइप की। अगर मैं 0 लेता तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस सिर्फ tan x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस अगर मैं tan x करता तो क्या मिलता? जब x 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा है तो देखो tan x भी तो 0 की तरफ ही जा रहा है, भले ही लेफ्ट साइड से जा रहा हो, बट ये भी भले ही नीचे से जा रहा हो तो इसका मतलब नेगेटिव होते हुए जा रहा हो, लेकिन ये भी तो जा रहा है 0 की तरफ ही। और उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x करता तो राइट हैंड साइड से भी अगर आप 0 की तरफ जा रहा है, x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो tan x भी 0 की तरफ जा रहा है ऊपर होते हुए, मतलब लेकिन जा तो ये भी 0 की तरफ रहा है। तो मुझे अलग अलग एक एग्जाम्पल लेना था, इसलिए मैंने π/2 लिया। π/2 के लेफ्ट में ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट में ये 0 की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जबकि अगर मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिया, ठीक है, x टेंड्स टू 0 लिया, तो 0 में तो ये दोनों साइड से 0 की तरफ जा रहा है, 0 वाले केस में तो ये दोनों साइड से 0 की तरफ ही जा रहा है ना। तो इसीलिए मैंने π/2 लिया, एक एग्जाम्पल लेना था मैंने लिया, जरूरी थोड़ी कि हमेशा 0 ही लेना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x का ग्राफ कैसे बनाया जाए? पहले साइन x का ग्राफ बना लो, मैंने लास्ट क्लास में बताया तो था, शायद आप नहीं होगे लास्ट क्लास में। यही है ना साइन x का ग्राफ, ये -1 होता है, ये -1 है, थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया, लेकिन ये -1 है और ये 1 है, ये भी थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया, ये 1 है, ठीक है। अब देखो, जब तक साइन x की वैल्यू ये π/2 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर साइन x 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। जब तक x 0 से लेकर π/2 के बीच में है, जब तक x 0 से लेकर π/2 के बीच में है, तब तक साइन x की वैल्यू, x अगर 0 से π/2 के बीच में होगा तो साइन x क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। और अगर x साइन x 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होगा? एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होगा। तो जब तक x 0 से π/2 के बीच में होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 0 होगा। ये ग्राफ बनेगा 0 से π/2 तक। एग्जैक्टली π/2 पर जब x बराबर π/2 होगा तो साइन x जो होगा वो 1 होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बराबर 1 होगा। जैसे ही x π/2 से पाई के बीच में गया, पाई इंक्लूड कर दिया, तो साइन x जो होगा, साइन π/2 1 होता है और साइन पाई 0 होता है, तो ये फिर से 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। ये डिक्रीजिंग है इसलिए इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो गया, ये फिर से 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। और जब साइन x 0 से 1 के बीच में आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x दोबारा 0 हो जाएगा। इसीलिए आगे वाले रीजन में दोबारा ये ग्राफ मिट जाएगा और सिर्फ ये ग्राफ तक रहेगा। ये ग्राफ हुआ 0 से पाई तक में। फिर देखो, जैसे ही x पाई से
2 पाई के बीच में होगा, दोनों साइड ओपन इंटरवल है। जैसे ही x पाई से 2 पाई के बीच में होगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसीलिए जैसे ही x पाई से 2 पाई के बीच में आएगा, जो साइन x है वो हमेशा -1 से 0 के बीच में रहेगा। पहली बार में जब पाई से 3 पाई बाई 2 तक जाएगा तो साइन x जो होगा वो 0 से घटता हुआ -1 जाएगा, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई जाएगा तो साइन x -1 से बढ़ता हुआ 0 की तरफ जाएगा। 2 बार रिपीट होगा -1 से 0 वाला रीजन, लेकिन रहेगा हमेशा -1 से 0 में। और जब ये -1 से 0 में रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x जो होगा वो -1 रहेगा। -1 पे इक्वलिटी क्यों आ गई? क्योंकि साइन 3 पाई बाई 2 इसके बीच का पॉइंट है जहां पर -1 वैल्यू देता है, तो इसी कारण से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बराबर -1। तो ये पूरा पार्ट यहां से गायब हो जाएगा और ग्राफ कैसा बनेगा? -1 पाई पर नीचे आ जाएगा, 2 पाई पर नीचे आ जाएगा और यहां से यहां तक का पूरा रीजन बन जाएगा। ये पाई से लेकर 2 पाई, ये पाई, फिर 2 पाई पर इसकी वैल्यू दोबारा 0 हो जाएगी तो वापस यहाँ आ जाएगा, फिर आगे यही चीज रिपीट होगा। इसका भी पीरियड 2 पाई होगा। आपको मैंने बताया था कि अगर इनर फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई तो आउटर फंक्शन चाहे जो मर्जी हो जाए, कॉम्पोजिशन हमेशा पीरियोडिक होता है विद पीरियड एट मोस्ट 2 पाई। तो यहाँ पर साइन एक्स 2 पाई के साथ पीरियोडिक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड एट मोस्ट 2 पाई होगा, बट यहाँ पर तो एग्जैक्टली 2 पाई है। आप इजीली देख सकते हो कि उसके पहले तो कभी रिपीट हुआ नहीं, तो 2 पाई के बाद ही रिपीट होना शुरू होगा। अच्छा, इधर आओगे तो इधर फिर देखो ये नेगेटिव है, -1 से 0 तक के बीच का रीजन है, तो यहाँ पर तो 0 हो गया, तो 0 पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, सॉरी यहाँ पर तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर -1 वाली वैल्यू रखेगा, ये मिटा दिया। फिर 0 से लेकर ये कौन सा पॉइंट हो गया? -पाई। फिर उसके बाद -3 पाई बाई 2 तक आओगे तो यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और जो एक्सप्रेशन 0 से 1 के बीच में होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। फिर जैसे ही -3 पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाएगी, एग्जैक्टली 1 होने के कारण उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 हो जाएगा, और उसके बाद आगे दोबारा उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगा और ऐसे रिपीट होता रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। आई बात समझ में? नहीं आई? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हुआ। यस सर। अब आप ग्राफ से देख सकते हो, जब आप राइट हैंड साइड से 0 की तरफ जा रहे हो, राइट हैंड साइड से x जब 0 की तरफ जा रहा है तो ग्राफ में यही वाला है ना पार्ट, तो ये राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट फंक्शन 0 है, तो अगर राइट हैंड साइड में स्मॉल राइट हैंड नेबरहुड में अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट 0 है तो ये राइट हैंड साइड से 0 की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी, तो राइट हैंड लिमिट 0 मिला। लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड से x 0 की तरफ जा रहा है तो fx कहाँ पे है? -1 है, कांस्टेंट -1 है fx। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर x 0 की तरफ जाएगा तो fx की वैल्यू -1 होगी। दैट इज वाई राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1। क्लियर है बच्चों? समझ गए? इसे मिटा दूं? अगर यही बात हो और fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x हो, तो fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे? पहले cos x का ग्राफ बना लो और उसके बाद इंटीजर्स पे ब्रेक करते हुए, रेंज को इंटीजर्स पे ब्रेक करते हुए, ठीक है, जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे बनाते चले जाओ। यही तो बताया था आपको लास्ट क्लास में कि भाई ये मान लो टच करता हुआ जा रहा है, ये वैल्यू 1 हो गई। अब देखो जब तक इसकी वैल्यू ये -पाई बाई 2 पॉइंट हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, ये -पाई हो गया, ये -3 पाई बाई 2 हो गया, ऐसा ही तो ग्राफ बन रहा है। देखो जब x की वैल्यू या जब cos x की वैल्यू
0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा। यहां पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो गई, बट आगे फिर इसकी वैल्यू 0 है। फिर देखो इसके बाद तो ये नीचे चला गया, और नीचे चला गया तो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होगा। कहां से कहां तक? -π/2 से लेकर 3π/2 तक। 3π/2 के बाद इसने वापस ऊपर जाना है तो फिर से ये 0 पे आ गया 3π/2 पर। इधर देखो -3π/2 से -π/2 के बीच में नेगेटिव है, तो यहां पर तो वैल्यू 0 है, यहां पर भी वैल्यू 0 है, लेकिन इसके नीचे आ जाओ और यहां से यहां तक इसकी वैल्यू -1 है। यहां से यहां तक इसकी वैल्यू -1 है, इसे मिटा दो। ये ग्राफ हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x का। आपको पता है ना, ये जब भी होगा इंटीजर ही होगा, इसीलिए जो भी ग्राफ दिखेगा वो आपको इंटीजर वाले पे ही दिखेगा। नॉन इंटीजर पे तो ग्राफ का कोई पार्ट दिखना ही नहीं है, इसीलिए इसका ग्राफ हमेशा इस टाइप का होता है। अब आप देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x क्या है? जब 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहे हो तब भी फंक्शन की वैल्यू 0 ही है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड से जब आप 0 की तरफ जा रहे हो तब भी फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। ये अलग बात है कि उस सिंगल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई, बाकी दोनों साइड से, दोनों नेबरहुड में, लेफ्ट नेबरहुड लो चाहे राइट नेबरहुड लो, दोनों नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू तो 0 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x की वैल्यू 0 है। तो यहां पर देख सकते हो कि उस पॉइंट पर वैल्यू 1 है, बाकी दोनों साइड में वैल्यू 0 है। तो इसी कारण से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गए। ये फोर्थ नहीं होगा, ये सिक्स्थ होगा। फिर जैसे मान लो आपको f(x) इज इक्वल टू ग्रेट और सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालना हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालना हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ पता है आपको? देखो ऐसा नहीं है कि इक्वल आ गए तो गलती हो गई, मतलब इक्वल आ गए कोई गलती नहीं की है कि दोबारा किसी और पॉइंट पर लेना होगा। ये तो आप किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो, आप इस पर भी ले सकते हो, 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 किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो। वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मैं थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना चाहता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का सेम होना हमेशा जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं वो एग्जाम्पल दिखा रहा था। सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल में दिखाया कि दोनों डिफरेंट हैं, एक एग्जाम्पल में दिखाया दोनों सेम है। बाकी अगर आपको इसमें लेना है तो आप इसमें π/2 पर ले लो। जब इसमें π/2 पर लोगे तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 0 मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट आपको क्या मिल रहा है? -1, तो मिल गया। अगर आपको डिफरेंट दिखाना है तो आप π/2 उठा लो। π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, π/2 पर राइट हैंड लिमिट -1 है। ऐसा ही है ना, राइट हैंड लिमिट -1 है, राइट साइड से जाओगे तो नीचे है ये, लेफ्ट साइड से जाओगे तो 0 पे है ये, तो आपको दिखा सकते हो वैसा। समझ गए? सेवंथ वाले में देखो, सेवंथ वाला तो बहुत ही आसान है। आप कोई भी नेचुरल, मान लो ये 2 की जगह मैं कोई भी नेचुरल नंबर n ले, या कोई भी इंटीजर मैं n ले लेता हूँ। ये अगर कोई इंटीजर है तो लिमिट x टेंड्स टू n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो जब आप राइट हैंड साइड से जाओगे तो इसकी वैल्यू n होगी, और जब लिमिट x टेंड्स टू n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर n-1। क्यों? क्योंकि देखो इस n पे राइट हैंड साइड से जाओगे, आपको पता है ना कि राइट हैंड साइड का मतलब क्या है? x जो होगा वो n और x जो होगा वो n और
n प्लस एप्सिलन के बीच में होगा। एप्सिलन इज n प्लस डेल्टा के बीच में होगा। डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो इस कारण से जब x n और n प्लस डेल्टा के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर n होगा। जाहिर सी बात है, n से बड़ा है इसलिए। और जब x जो होगा वो n माइनस डेल्टा से n के बीच में होगा, मतलब जब भी x n से छोटा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, चाहे थोड़ा सा भी छोटा क्यों ना हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस वन हो जाता है। आप देख लो, जैसे आपने ये 1 लिया, मान लो एक एग्जांपल लिया 1, तो 1 पर देखो राइट हैंड लिमिट देखोगे तो राइट हैंड लिमिट ये कहाँ पर है, 1 के पास में। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे ही चलता जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो कि जब x 1 की तरफ, x जब 0 की तरफ जा रहा है या 1 की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहां पर है, 1 पे है। जब x 1 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहां पे, 0 पे। तो इन जनरल राइट हैंड लिमिट होगा n, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा n-1। हर ग्राफ में हर पॉइंट पर यही हो रहा है, राइट हैंड साइड से n के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टेप नीचे आ गया। ठीक है, तो ये f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x देख सकते हो। जब आप f(x) इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेते हो, तो उस केस में देखो ग्राफ कैसा होता है, ये 1 होता है, ऐसा ही तो ग्राफ होता है। अब मैं एक पॉइंट पे लेता हूं 1 पे, अब 1 पे किसी भी आप इंटीजर पे ले सकते हो, तो 1 पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जब आप 1 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, 1 के पास जा रही है। और जब भी आप x की तरफ जब भी x 1 की तरफ राइट साइड से जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। तो इसीलिए किसी भी इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट का राइट हैंड लिमिट जो होता है वो 0 होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है वो 1 होता है। तो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, किसी भी इंटीजर पर लिमिट x टेंड्स टू n माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये सारे एग्जाम्पल्स से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ओके बच्चों, सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं आपके ये समझने के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड करने का फॉर्मूला भी आपको बता रखा है मैंने। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको मतलब ग्राफ नहीं पता और आपको डायरेक्ट फाइंड करना हो तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) को आप इस तरह से एक्सप्रेस करो, h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h एंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h। इन दो फॉर्मूलों से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। एक बच्चे ने कहा सर एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का एग्जांपल बताना। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ विच सेट, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ विच सेट, वो सेट पे डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो पॉजिटिव रियल नंबर का मान लो आपने s बराबर ले लिया, मान लो आपने s बराबर ले लिया r प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसा होगा, तो f(x) बराबर हो जाएगा, या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ r प्लस x बराबर हो जाएगा 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू r प्लस, तो 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जाओगे तो वैल्यू 0 मिलेगी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x
इज इक्वल टू 1, राइट साइड से 0 की तरफ जाओगे मतलब पॉजिटिव रहते हुए 0 की तरफ जाओगे, तो पॉजिटिव रियल नंबर पर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 है तो लिमिट 1 हो गई। अब वो डिपेंड करता है कि सेट कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के लिए हो गया। ओके, अब हम लोग एक पॉइंट पे आते हैं कि द लिमिट of a function, the limit of a function at a point, the limit of a function at a point is always unique provided it exists। जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करेगा ही, बट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है। किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर जो लिमिट होता है वो हमेशा यूनिक होता है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, लेट L1 and L2 be two limits of a function f at a point a. Let L1 and L2 be two limits of function f at a point a. किसी पॉइंट A पर या एट अ पॉइंट C लिख देता हूं, 2 बार A लिखा हुआ है, यहां पर भी A है, यहां पर भी A है, सो एट अ पॉइंट C। सो लेट L1 and L2 be two limits of a function f at a point C। एक पॉइंट पर दो लिमिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब अगर एक पॉइंट पर दो लिमिट फाइंड आउट कर लिया है तो आप इसमें अब देख सकते हो कि सो बाय डेफिनेशन, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta 1 greater than 0 such that mod of x minus 0 is less than mod of x minus c less than delta 1 implies mod of fx minus L1 is less than epsilon। ठीक है, and for every epsilon greater than 0 there exists delta 2 greater than 0 such that 0 is less than mod of x minus c less than delta 2 implies mod of fx minus L2 less than epsilon। ऐसे देख सकते हो दोनों चीजें। लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। दोनों में जो भी छोटा होगा, ठीक है, जो भी छोटा होगा उसे मैंने डेल्टा मान लिया। now for every when mod of x minus c less than इसको मैं लेस देन एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई टू कर देता हूं। सो मॉड ऑफ x माइनस c लेस देन डेल्टा implies mod of fx minus L1 is less than epsilon by 2 and mod of x minus c less than delta implies mod of fx minus L2 less than epsilon by 2। L1 और L2 दोनों एप्सिलॉन, ये दोनों डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। और अगर ऐसा है सो mod of L1 minus L2, mod of L1 minus L2 is equal to mod of fx minus L2 plus L1 minus fx। ऐसे लिख सकते हो mod of L1 minus L2 को। एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी से जानते हो दिस इज इक्वल लेस देन इक्वल टू mod of fx minus L1 plus mod of fx minus L2।
ये किससे छोटा है? लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन। सिंस एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, और मॉड ऑफ L1 माइनस L2, सो mod of L1 minus L2 is mod of L1 minus L2 is less than every positive real number। और अगर ये कोई एक्सप्रेशन हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा हो तो जाहिर सी बात है therefore mod of L1 minus L2 is equal to 0, क्योंकि mod ऑफ L1 माइनस L2 नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, नेगेटिव कभी हो नहीं सकता और हर पॉजिटिव से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? 0 है। एंड दिस इंप्लाइज L1 इज इक्वल टू L2। सो लिमिट जब भी होता है, ठीक है, लिमिट जब भी एग्जिस्ट करता है यूनिक होता है, कभी भी एक से ज्यादा लिमिट पॉसिबल नहीं है। लिमिट जब भी होता है यूनिक होता है, कभी भी एक से ज्यादा लिमिट्स पॉसिबल नहीं हो सकते। समझ गए बच्चों? लिमिट जब भी एग्जिस्ट करता है यूनिक होता है, कभी भी एक से ज्यादा लिमिट नहीं हो सकते। इसीलिए जहां कहीं भी किसी भी नेबरहुड में आपको अलग अलग लिमिट्स मिले, ठीक है, तो फिर वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग कहते हैं इन दैट केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इन दैट केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिख लिया, इसे मिटा दूं बच्चों। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और लिमिट का एग्जिस्टेंस, तो इसीलिए आप कह सकते हो, इसीलिए आप कह सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट्स इफ, पहला लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, जो कि क्या है? राइट हैंड लिमिट, एग्जिस्ट यूनिकली, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक ही होना चाहिए। एंड सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx एग्जिस्ट यूनिकली। एंड थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू a plus fx, right hand limit must be equal to left hand limit। limit x tends to a plus fx must be equal to limit x tends to a minus fx। so a plus fx, limit x tends to a plus fx right hand limit और साथ ही साथ left hand limit, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। जब तक ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इन दोनों लिमिट को भी एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि इसमें भी जो लिमिट की वैल्यू आए, जो लिमिटिंग केस की वैल्यू आए, वो यूनिक हो, वो यूनिक हो। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी यूनिकली एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी यूनिकली एग्जिस्ट करे और दोनों आपस में बराबर हो, दोनों आपस में बराबर हो। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको फिर से। जैसे पहला अगर मैंने लिया कि भाई fx इज इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स वेन एवर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पर मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो बस लिमिट फाइंड कर रहा हूं, तो उस पॉइंट पर वैल्यू की के एग्जिस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन ऑफ 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि यूनिक वैल्यू है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि आपने देखा ना, यूनिक होना बहुत जरूरी है। कोई भी लिमिट, चाहे राइट हैंड लिमिट हो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो, उनके भी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि वो यूनिक हो, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम positive side, then sine of 1 by x oscillates, sine of 1 by x oscillates between -1 and 1
Sine of 1 by x oscillates between -1 and 1 so rapidly that it cannot tend to a single number. इतनी तेजी से ओसिलेट करता है कि ये कभी किसी नंबर की तरफ टेंड ही नहीं कर सकता। अब देखा था आपने ग्राफ, एक बिल्कुल बैंड सा बन जाता है। आपको याद होगा ना, साइन ऑफ 1 बाई एक्स का ग्राफ देखा होगा आपने। से ओसिलेट करता है कि एक बिल्कुल बैंड बना लेता है और फिर ये कोई की तरफ जा ही नहीं पाएगा। और आपने देखा लिमिट जब भी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो राइट हैंड लिमिट ही क्यों ना हो या लेफ्ट हैंड लिमिट ही क्यों ना हो, जब भी एग्जिस्ट करेगा यूनिक होगा। अब यहाँ पर तो -1 से 1 के बीच में कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, तो फिर लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन ऑफ 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एज दिस। Similarly, fx is equal, similarly limit x tends to 0 minus sin 1 by x does not exist। इसका ना तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है और ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है। दिस लिमिट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। याद होगा आपको इसका ग्राफ, बताया होगा। तो यहां पर ना राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर पाया ना लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर पाया। सेकेंड केस में आप देख सकते हो कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिया रैशनल नंबर्स का, एफ एक्स बराबर 1 व्हेन x बिलोंग्स टू q एंड 0 व्हेन x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। fx is equal to 1 when x belongs to q and 0 when x belongs to q complement। जब x रैशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1, जब x इररैशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0। अब आप इसमें देखो कि भाई कोई भी पॉइंट ले लो, लेट c इज एन एलिमेंट ऑफ r, क्योंकि देन लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ q ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? एज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 c2 c प्लस डेल्टा हैज infinitely many rational and infinitely many irrational पॉइंट्स। कितना भी छोटा आप ओपन इंटरवल ले लो, चाहे डेल्टा पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 हो जाएगा तब तो एम्प्टी सेट बन जाएगा। बट डेल्टा पॉजिटिव है तो अगर दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं उनके बीच में आपको हमेशा इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स और इनफाइनाइटली मेनी इररैशनल्स मिलने ही मिलने हैं। तो इस कारण से यहाँ पर इस ओपन इंटरवल में आपको इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स और इनफाइनाइटली मेनी इररैशनल्स मिलेंगे। और आपको इसी ओपन इंटरवल्स में जो डोमेन के पॉइंट्स हैं, यहाँ तो डोमेन आर है, तो पूरे ओपन इंटरवल पर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं उनका ही देखना पड़ता है कि किसकी तरफ जा रहे हैं, वो किसकी तरफ, किस नंबर की तरफ फंक्शन वैल्यूज अप्रोच कर रहे हैं। बट यहाँ पर तो इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स हैं और इनफाइनाइटली मेनी इररैशनल्स हैं, इसीलिए इस छोटे इंटरवल में आपको इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स 1 दिखेगा और इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स -1 दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए this function characteristic of function of q oscillates between 2 points, 2 numbers 0 and 1 so rapidly that it cannot tend to a single number। Hence
दिस फंक्शन, दिस लिमिट x टेंस टू c, कोई भी नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ q डज नॉट एग्जिस्ट, c प्लस डज नॉट एग्जिस्ट। भाई चाहे कितना भी छोटा आप सब इंटरवल ले लो, कितना भी छोटा राइट हैंड नेबरहुड ले लो, उसमें आपको इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स और इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल्स मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि रैशनल एक साइड में है और इररेशनल एक दूसरे साइड में है, दोनों मिक्स्ड हैं तो कभी 1 कभी 0, कभी 1 कभी 0, ऐसे ही ऑसिलेट करता जाएगा। आप चाहे सी के कितने भी नज़दीक पहुंच जाओ, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल्स मिलते रहेंगे जब तक x एग्जैक्टली सी के बराबर ना हो जाए, और वो तो कभी होगा नहीं क्योंकि आपको नेबरहुड में लेना है। तो इसी कारण से छोटे नेबरहुड में भी आपको इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स फंक्शन की वैल्यूज 1 मिलेगी और इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये इनके बीच में ही ओसिलेट करता रहेगा, आपको फंक्शन की कोई भी एक नंबर की तरफ जाने वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसा कोई एक नंबर नहीं मिलेगा जिसकी तरफ फंक्शन टेंड कर रहा हो, 1 और 0 के बीच में ओसिलेट करता रहता है। सो यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाया। और इसी तरीके से जैसे राइट हैंड साइड में ये एक ओपन इंटरवल है और ये इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स और इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल्स रखता है, वैसे ही लेफ्ट हैंड नेबरहुड भी रखेगा और इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली नीचे लिख देता हूं, शायद ऊपर आपने लिखा ना हो या लिखा हो, तो सिमिलरली लिमिट x टेंस टू c माइनस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ q डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर ये फंक्शंस, इन फंक्शंस पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया, ना राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर पाया, ना लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर पाया। समझ गए बच्चों? हाँ, तो ये आप समझ गए ना कि कैसे हम लोग चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कौन क्या है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कैसे करता है कैसे नहीं करता है। समझ गए? एक और पॉइंट में लिखवा देता हूं आपको, मतलब एग्जाम्पल और दिलवा देता हूं। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ साइन x, अब ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि अगर इनके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, इसमें जब आप राइट हैंड लिमिट देखोगे तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, दिस इज इक्वल टू क्या मिला था? 0। और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, दिस इज इक्वल टू -1। एक तरफ -1 मिला, दूसरी तरफ आपको 0 मिला। अब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, यूनिकली एग्जिस्ट करते हैं, बट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात आती है, ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जिसमें इक्वल नहीं थे, किसी में इक्वल थे। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो कहीं पर जब दोनों साइड के लिमिट इक्वल हो जाए, एग्जिस्ट भी करे यूनिकली और इक्वल भी हो जाए, तब हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए बच्चों? लिमिट जब भी एग्जिस्ट करता है यूनिक होता है। अगर फोर्थ एग्जांपल देखूं, लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि दोनों साइड के लिमिट एग्जिस्ट करते हैं और आपस में इक्वल भी होते हैं, इक्वल टू 0, तो इसीलिए ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की बात है, जब आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की बात समझनी हो, तो मान लो कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता हो। लेट
let f from D to R be a function and C belongs to D, या C belongs to D नहीं, and C belongs to R is a limit point of domain D, a limit point of D, and let f from D to R be a function and C belongs to R is a limit point of D. ठीक है. Now as x approaches to A, as x belongs to D approaches to A, then fx oscillates या fx approaches to मान लो एक या एक से ज्यादा नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा हो, fx approaches to कुछ भी नंबर l और oscillates between two or more numbers, then limit superior of fx at C is the greatest number where a subset of D intersection C minus delta to C plus delta approaches, where a या any subset of this approaches. Similarly, limit inferior of fx या limit inferior, similarly limit inferior of f at C is the least number, ठीक है, where any infinite subset, यहाँ पर any के साथ साथ infinite लिख लो, any infinite subset of D intersection C minus delta to C plus delta approaches, where f approaches to which f approaches as x in any infinite subset of D intersection C minus delta to C plus delta.
ठीक है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर. लेट f from d to r be a function and c is an element of r is a limit point of d. As x belongs to d approaches to a, then fx approaches to l or oscillates between two or more numbers. ठीक है, then limit superior of fx at c is the greatest number where in any infinite subset of d intersection c minus delta to c plus delta f approaches, where in any infinite subset of c minus delta to c plus delta f approaches. ठीक है, f approaches. Similarly, limit inferior of f at c is the least number to which f approaches as x in any infinite subset of d intersection c minus delta to c plus delta. ये दिखने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, लिमिट सुपीरियर ऐसे लिखते हैं, लिमिट सुपीरियर x टेंस टू कोई भी नंबर आप ले लो c, characteristic function of x, characteristic function of q, limit superior is 1 and similarly limit inferior ये नीचे होता है, x belongs to c, characteristic function of q x is equal to 0. आपको पता है कि जब characteristic function of q में जो fx था, ठीक है, जब x किसी भी रियल नंबर की तरफ टेंड करता था तो fx 1 और 0 के बीच में ओसिलेट करता था, याद है. तो उसमें जो सुपीरियर हो गया वो 1 हो गया, जो उनमें बड़ा हो गया वो सुपीरियर हो गया, जो छोटा हो गया वो इंफीरियर हो गया. आपने देखा था कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन ऑफ 1/x तो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन साइन ऑफ 1/x का बिहेवियर कैसा होता था, वो -1 से बढ़ते हुए 1 की तरफ जाता था, फिर 1 से घटते हुए -1, फिर ऐसे चलता था. तो मतलब -1 to 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है सबके बीच में ओसिलेट करता रहता था वो. तो इस कारण से ये इसके लिए लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा, 1, एंड सबसे छोटा नंबर जिसकी तरफ इसका कोई भी सबसेट अप्रोच कर रहा हो, लिमिट इंफीरियर साइन ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1. लिमिट इंफीरियर हो जाएगा -1. अगर आपने सिर्फ 2 ही पार्ट लिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट सुपीरियर x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या होता है 0, एंड लिमिट x टेंस टू लिमिट इंफीरियर x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन x इज इक्वल टू -1. लेफ्ट हैंड साइड वाले नेबरहुड में, ठीक है, -1 आया, राइट हैंड साइड वाले नेबरहुड में +1 आया या 0 आया. उसी तरीके से अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट सुपीरियर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x बराबर भी 0 होगा, एंड लिमिट इंफीरियर x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x बराबर भी 0 होगा. समझ गए. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू c f of x exists if and only if limit superior x tends to c fx is equal to limit inferior x tends to c fx. ठीक है, जब ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों एग्जिस्ट करें और आपस में इक्वल हो, तब हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है. एंड इन दैट केस ये बराबर क्या हो जाता है, इन दैट केस दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c fx. तो जब भी x c की तरफ अप्रोच करे तो fx हो सकता है एक नंबर की तरफ अप्रोच करे या एक से ज़्यादा नंबर की तरफ अप्रोच करता हो. डोमेन का उस c के नेबरहुड में जो डोमेन का कुछ पार्ट है वो किसी एक नंबर की तरफ जा रहा हो, डोमेन का दूसरा पार्ट किसी दूसरे नंबर की तरफ जा रहा हो, डोमेन का तीसरा पार्ट किसी तीसरे नंबर की तरफ जा रहा हो. तो अगर ऐसा भी होता है तो उसमें से जो कुछ भी, उनमें से जो अलग अलग नंबर्स की तरफ fx अप्रोच कर रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो लिमिट सुपीरियर कहलाता है, और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो लिमिट इंफीरियर कहलाता है. जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो लिमिट सुपीरियर कहलाता है, और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो लिमिट इंफीरियर कहलाता है. समझ गए.
तो ये कॉन्सेप्ट है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का। इन जनरल तो आप जानते हो कि भाई लिमिट इंफीरियर हमेशा लिमिट सुपीरियर से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। इन जनरल लिमिट इंफीरियर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। और दोनों इक्वल कब होते हैं? दोनों इक्वल तभी होंगे जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दोनों इक्वल तभी होते हैं जब लिमिट एग्जिस्ट करता है। इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल ही गया होगा कि लिमिट डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट सुपीरियर इंफीरियर। लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों बराबर होंगे। एग्जांपल्स इतने सारे देखे, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे, सबसे बड़ा पॉइंट जिसकी तरफ लिमिट जा रहा हो, फंक्शन जा रहा हो, है ना। तो समझ ही गए।